हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सीजी टेट 2026 शिक्षक भर्ती परीक्षा और सी टेट 2026 के एक महत्वपूर्ण विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित चौथा वीडियो देखने जा रहे हैं। हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में मन बुद्धि बालक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग मन बुद्धि बालक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसको प्रारंभ करते हैं। हम लोग अपने आज की इस वीडियो लेक्चर में मन बुद्धि बालक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मन बुद्धि बालक कौन होते हैं। तो मन बुद्धि बालक वह है जिसकी बौद्धिक क्षमता औसत से कम होती है और जिसे दैनिक जीवन के कौशल को सीखने में कठिनाई होती है। तो आप लोगों को याद रखना है, मन बुद्धि बालक वह है जिसकी बौद्धिक क्षमता औसत से कम होती है और जिसे दैनिक जीवन के कौशल को सीखने में कठिनाई होती है। देखिए यहाँ पर बौद्धिक क्षमता औसत से कम होती है, इसका मतलब है कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनकी बौद्धिक क्षमता जो सामान्य बच्चे होते हैं उससे कम होती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उनकी बौद्धिक क्षमता औसत से कम होने के कारण ऐसे बच्चे तर्क करने, योजना बनाने, समस्याओं को सुलझाने और जटिल विचारों को समझने में असमर्थ होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, मंद बुद्धि के बालक तर्क करने, योजना बनाने, समस्याओं को सुलझाने और जटिल विचारों को समझने में असमर्थ होते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे कि ऐसे बच्चे दैनिक जीवन के कौशल को सीखने में कठिनाई महसूस करते हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो मंद बुद्धि बालक होते हैं वो अपने दैनिक जीवन के कौशल जैसे कि खाना खाना, नहाना, स्वयं की देखभाल करना आदि दैनिक जीवन के कौशलों को करने में इन बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ बातचीत या दोस्ती करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही ये बच्चे आसानी से दूसरों का सहयोग भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम लोग AAMR के अनुसार मानसिक मंदता की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर AAMR का मतलब है अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। तो हम लोग देखते हैं कि AAMR के अनुसार मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सहसामयिक रूप से जुड़ी या परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। तो इस परिभाषा को आप लोगों को याद रखना है, ये आपके सीजी टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग क्रो एवं क्रो के अनुसार मंद बुद्धि बालक को देखते हैं। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, क्रो एवं क्रो के अनुसार जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। इसके बाद हम लोग मंद बुद्धि बालक की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि एक मंद बुद्धि के बालक में हम लोगों को कौन कौन सी विशेषता देखने को मिलती है। तो जो पहली विशेषता है वो है विकासात्मक देरी। तो हम लोग देखते हैं कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनमें बैठने, रेंगने, चलने या बात करने जैसे विकासात्मक मील के पत्थर तक पहुंचने में देरी होती है। मतलब मंद बुद्धि के बालक बैठने, रेंगने, चलने या बोलने जैसे महत्वपूर्ण कौशल अपने साथियों की अपेक्षा देर से सीखते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली विशेषता है वो है सामाजिक समझ। तो हम लोग देखते हैं कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो सामाजिक नियमों और व्यवहारों के परिणामों को समझने में असफल होते हैं। मतलब जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो यह नहीं समझ पाते कि उसके कार्यों का दूसरों पर और समाज पर क्या असर पड़ेगा, जिससे अराजकता, असमानता, अपराध और सामाजिक संबंधों में कमी जैसी समस्याएं पैदा होती है। इसके बाद जो हमारी अगली विशेषता है वो है भावनात्मक अभिव्यक्ति। तो हम लोग देखते हैं कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने
या दूसरों की भावनाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अर्थात जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या दूसरों की भावनाओं को समझने में अक्सर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी के कारण कठिनाई महसूस करते हैं, जिससे वे सामाजिक रूप से पीछे हट सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं या दोस्तों से जुड़ने में संघर्ष कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली विशेषता है वो है अकेलापन। तो हम लोग देखते हैं कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो अकेले खेलना पसंद करते हैं और अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो अकेले खेलना पसंद करते हैं और अपने ही दुनिया में वो खोए रहते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली विशेषता है वो है एकाग्रता की कमी। तो हम लोग देखते हैं कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है और वो आसानी से विचलित हो जाते हैं और इनके कारण उनको सीखने, निर्देशों का पालन करने और एक काम पर टिके रहने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके दिमाग का विकास धीमा होता है। वे जल्दी विचलित होते हैं और तर्क व समस्या समाधान में परेशानी महसूस करते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली विशेषता है वो है सीखने में कठिनाई। तो हम लोग देखते हैं कि जो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं वो नई जानकारी को समझने में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन जानकारी को लंबे समय तक याद करने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही ऐसे बच्चे तर्क करने में भी बहुत स्लो होते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली विशेषता है वो है समस्या समाधान में कमी। तो हम लोग देखते हैं कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में अधिक समय लगाते हैं। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वो समस्याओं को अच्छे तरीके से समझने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण समस्या का समाधान खोजने में वो बहुत ज़्यादा समय लगा देते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली विशेषता है वो है सीमित भाषा कौशल। तो हम लोग देखते हैं कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनको बोलने, समझने और अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनमें सीमित भाषा कौशल दिखाई देता है, जिसका तात्पर्य है ऐसे बच्चे बोलने, समझने और अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसके बाद हम लोग मंद बुद्धि बालक के स्तर के बारे में देखने जा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनमें हम लोगों को कौन कौन सा स्तर देखने को मिलता है। तो पहला जो स्तर हम लोग देखेंगे वो है हल्की मंद बुद्धि। तो हम लोग देखेंगे कि जो हल्की मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनकी जो IQ होती है वो 50 से 70 के बीच होती है। आप लोगों को याद रखना है, जो हल्की मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनकी IQ 50 से 70 के बीच होती है। इसके बाद हम लोगों को याद रखना है कि ऐसे बालकों की सामाजिक क्षमता साधारण बालकों से कुछ ही निम्न स्तर की होती है। मतलब जो सामान्य बालकों की सोचने, समझने, तर्क करने, तुलना करने या फिर समस्या समाधान करने की जो शक्ति होती है उससे थोड़ा बहुत ही कम हल्की मंद बुद्धि के बालकों की होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन बालकों को शिक्षित किया जा सकने वाला पिछड़ा बालक माना जाता है। मतलब इन बच्चों की सीखने की क्षमता सामान्य बच्चों से कम होती है, लेकिन वे बुनियादी शिक्षा जैसे कि पढ़ना, लिखना या फिर सरल गणितीय कार्य करना और सामाजिक व्यवसायिक कौशल सीख सकते हैं, जिससे वे समाज में आत्मनिर्भर जीवन जी सके और बोझ न बने। इसके बाद जो हमारा अगला स्तर है वो है मध्यम मंद बुद्धि। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मध्यम मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनकी IQ 35 से 50 के बीच होती है। इसको आप लोगों को याद रखना है। मध्यम मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनकी IQ 35 से 50 के बीच होती है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, इन बच्चों को प्रशिक्षण द्वारा दैनिक एवं सामाजिक कार्यों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। आप लोगों को याद रखना है, मध्यम मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनको प्रशिक्षण द्वारा दैनिक एवं सामाजिक कार्यों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। मतलब इन बच्चों को प्रशिक्षण के जरिए खुद की देखभाल, दूसरों से बातचीत करना, दूसरों के साथ घुलना मिलना आदि सिखाया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला स्तर है वो है गंभीर मंद बुद्धि। तो हम लोग देखते हैं कि जो गंभीर मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनकी IQ 20 से 35 के बीच होती है। इसको आप लोगों को याद रखना है, जो गंभीर मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनकी IQ 20 से 35 के बीच होती है। इसके बाद हम लोगों को याद रखना है, इन्हें अभिरक्षा या गहन देखभाल की
ज़रूरत होती है। और इन्हें अभिरक्षा या गहन देखभाल की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ये पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, ये अपनी रक्षा स्वयं से नहीं कर सकते हैं, अपने दैनिक आवश्यकताओं को भी ये स्वयं से पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत कम बौद्धिक स्तर प्राप्त करते हैं और उन्हें जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, गंभीर मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उन्हें अभिरक्षा या गहन देखभाल की ज़रूरत होती है। ये बहुत कम बौद्धिक स्तर प्राप्त करते हैं और इन्हें जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके बाद जो हमारा अगला स्तर है वो है अत्यंत गंभीर मंद बुद्धि। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अत्यंत गंभीर मंद बुद्धि बच्चे होते हैं उनकी IQ 20 से कम होती है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है, अत्यंत गंभीर मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनकी IQ 20 से कम होती है। इसके बाद आप लोगों को याद रखना है, ये बच्चे अपनी देखभाल करने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से अस्पताल में भर्ती होने, अत्यधिक ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता होती है। तो इसको आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। इसके बाद हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे किस कारण से मंद बुद्धि के होते हैं। तो हम लोग जो पहला कारण देखेंगे वो है वंशानुक्रम। तो हम लोग देखते हैं कि माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से जीन के माध्यम से कुछ ऐसे आनुवंशिक कारक बच्चों में आते हैं जो उनके मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करते हैं और बौद्धिक अक्षमता का कारण बनते हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल असामान्यताएं जिसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं, या आनुवंशिक सिंड्रोम जो सीधे बुद्धि को प्रभावित करते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा कारण है वो है शारीरिक कारक। तो हम लोग देखते हैं कि जन्म के समय या बाद में मस्तिष्क में चोट या संक्रमण, कुपोषण, गर्भावस्था के दौरान मां को बीमारी या शीशा व पारे जैसे विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने से बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाता है और उनमें संज्ञानात्मक और शारीरिक अक्षमता पैदा हो सकती है। इसके बाद हमारा जो अगला कारण है वो है संवेगात्मक कारक। तो हम लोग देखते हैं कि आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक कौशल का अभाव, अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाना और अवसाद के कारण बच्चों में मंद बुद्धि का जो गुण होता है वो पाया जाता है। इसके बाद जो हमारा अगला कारण है वो है समाजशास्त्री कारक। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि मानसिक पिछड़ापन परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये चार जो कारण है उसको आप लोगों को अच्छे से याद रखते हुए चलना है। इसके बाद हम लोग मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के बारे में देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि शिक्षकों को मानसिक रूप से मंद बच्चों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अधिक व्यावसायिक कौशल सीख सकें। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, शिक्षकों को मानसिक रूप से मंद बच्चों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अधिक व्यावसायिक कौशल सीख सके। देखिए, जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं उनके लिए लिखना पढ़ना बहुत ही कठिन होता है। लिखना पढ़ना उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जीविकोपार्जन हेतु कुछ कार्य वो सीख सके। इस दृष्टि से शिक्षकों को चाहिए कि ऐसे बच्चों को संज्ञानात्मक दृष्टि से उन बातों का ज्ञान कराएं जो उनके जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक है, जैसे काम के बदले दाम कमाना। साथ ही में भावनात्मक दृष्टि से काम के प्रति लगन और सामाजिक चेतना की सीख भी शिक्षकों को देनी चाहिए और क्रियात्मक दृष्टि से बालक जिस काम को करने में सक्षम हो उसे उस कार्य को कराने का प्रशिक्षण भी शिक्षकों को देना चाहिए। इसके बाद हम लोग दूसरा चीज़ देखेंगे कि इन बच्चों के शिक्षण के दौरान साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त विधि तथा पूर्ण से अंश के नियम को अपनाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर साधारण से जटिल का मतलब है सरल या आसान चीज़ों को छात्रों को पहली बार प्रस्तुत किया जाना चाहिए और धीरे धीरे उन्हें जटिल या कठिन चीज़ों की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम लोग मूर्त से अमूर्त विधि के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जो मंद बुद्धि के जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग सबसे पहले ठोस, प्रत्यक्ष और वास्तविक वस्तुओं या अनुभव से परिचित कराएंगे, जो कि क्या रहेगा, मूर्त रहेगा। और फिर धीरे धीरे इन बच्चों को उनसे जुड़ी हुई अमूर्त अवधारणाओं और सिद्धांतों की ओर ले जाएंगे, जिससे कि उन लोगों को सीखने में आसानी होगा।
इसके बाद इन बच्चों को शिक्षण देने के दौरान पूर्ण से अंश के नियम की ओर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मतलब किसी बड़ी समग्र अवधारणा को समझने के बाद उसके छोटे छोटे हिस्सों या घटकों की ओर बढ़ना चाहिए ताकि त्रुटियों को कम किया जा सके और गहरी समझ विकसित किया जा सके। इसके बाद हम लोग जो अगली शिक्षा देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि मन बुद्धि के बालकों को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा संचालित विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, मन बुद्धि के बालकों को शिक्षित करने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा संचालित विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मन बुद्धि के बालकों को शिक्षित करने के दौरान हमें व्यक्तिक अनुदेशन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, मन बुद्धि के बालकों को शिक्षित करने के दौरान हमें व्यक्तिक अनुदेशन का प्रयोग करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये व्यक्तिक अनुदेशन क्या होता है। तो यह एक शिक्षा पद्धति है जहां हर छात्र की व्यक्तिगत ज़रूरतों, शक्तियों, गति और रुचियों के अनुसार शिक्षण को ढाला जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, व्यक्तिक अनुदेशन एक शिक्षा पद्धति है जहां हर छात्र की व्यक्तिगत ज़रूरतों, शक्तियों, गति और रुचियों के अनुसार शिक्षण को ढाला जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मन बुद्धि बालक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।